जय हिंद साथी। जैसा कि अभी आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि चैनल पे अपना यूपी टेट को लेके एक नया बैच शुरू होने वाला है। हमारा यहाँ पे बताने का मतलब आज ये है कि आज हम लोग हमारा जो विषय होने वाला है वो तो पहले होने वाला है हिंदी, और पेपर सेकंड के लिए अगर देखेंगे तो फिर जीएस विषय भी हम ही पढ़ाएंगे आपको। और हो सकेगा, सबसे बात चली रही है, हो सकता है कि संस्कृत विषय भी हमें पढ़ाए। जो यूपी टेट वाला आपने देखा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब भाई वो जैसा भी आया हो, जो भी रहा हो, तो उसके लिए यही है कि पढ़ना तो पड़ेगा। अब तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? तो इतना वाइड सिलेबस भी नहीं है इसमें इसमें हिंदी में, और 30 नंबर आपके बन सकते हैं। 30 में 30 तक आते हैं। मेरे खुद के, जब हमने सीटेट क्लियर किया था, मेरे खुद 28 नंबर है हिंदी में। मार्कशीट इसमें लगाई नहीं तो दिखा देंगे आप अगर कहेंगे। तो आज हम लोग केवल हिंदी में अपने जो यूपी टेट है और सी टेट है उसमें कितना क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है, वो सब हम लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहले तो जरूरी है सिलेबस ही, हमें सिलेबस पता होना चाहिए। फिर आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कल के लिए कि आज ही आप, आज से लेके कल तक जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सबको आप एक बार ओरली पढ़ लेना। जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से और किस पार्ट से या किस विषय से या किस चीज से इतना हमसे पूछा जा रहा है और कौन सी चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम हर चैप्टर के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो मिलता है क्या? अपठित अनुच्छेद। तो ये जो टॉपिक है, ये अपठित अनुच्छेद का मतलब ये हो गया, एक अभ्यास टाइप का आएगा, उसमें जो भी प्रश्न उत्तर होंगे पढ़ के उनको करना होगा, ठीक है? उस टाइप से होगा। तो ये हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे, ठीक है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट अभी इस जगह पर नहीं होता है, पहले इंपॉर्टेंट रहती है अपने लिए क्या? तो ग्रामर रहती है, ठीक? तो जो ग्रामर में शुरुआत होती है वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हम लोग पढ़ने को, हम लोगों को मिलेगा वर्ड क्या है, फिर वर्णमाला क्या है, इसके बाद में इसके कितने भाग हैं, इसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, टोटल हिंदी में कुल कितने वर्ड हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज इसमें भी पढ़ने को मिलेगी। फिर स्वर के भेद कितने हैं, व्यंजन के भेद कितने हैं, उन भेदों के बारे में पढ़ना, और फिर उनके कई सारे उदाहरण, ठीक है? हमारे साथ बने रहिएगा। हम ये चीज आपसे कह सकते हैं कि प्रॉपर आपको हिंदी विषय कंप्लीट, एकदम निशुल्क, फ्री, और एक टाइमिंग भी निर्धारित कर लेंगे। उस टाइमिंग पे हम वो वीडियो रखेंगे कि आपको उस टाइमिंग पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है? अभी तो टाइम है, परेशान मत हो, 30 में 30 आएंगे। और जो ये सोच रहे हो, ये तो हमें बहुत बढ़िया मौका मिला है कि हम अपने से छोटे भाई बहनों को, अपने से बड़े भाई बहनों को, और हो सकता है कि हमारे पिता समान जो लोग अब इस टाइम चक्कर में पड़े हैं कि भाई अब हमें भी एग्जाम देना यूपी टेट का, नहीं तो नौकरी खतरे में है, तो उनके लिए भी मौका मिला है कि हमें पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो जो वर्णमाला है, वर्णमाला में हमें स्वर और स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ना और इन सबके भेदों के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद में देखते हैं क्या, तो दूसरा जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है वर्णों की मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करना। वर्णों की मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करना दूसरा टॉपिक अपना ये होने वाला है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले तो हम लोग रख लेंगे ये क्या, स्वर और व्यंजन, वर्णमाला, ये होता है बेस। फिर इसके बाद चूंकि इसमें वर्ण विच्छेद भी होते हैं, इसके बाद हम लोग उठा लेंगे संधि के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में संधियां भी हैं। आगे देखते हैं। फिर है क्या, वाक्य रचना। वाक्य की रचना कैसे होती है, आपने सुना ही होगा, कर्ता, क्रिया, कर्म वगैरह वगैरह। अभी हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं वाक्य रचना कैसे होती है, जो आपने मान लिया कि इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में नाउन भी होता है, अदर में भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। ये सारी चीजें जैसे इंग्लिश में होती है सेम वैसे ही हिंदी में होती है। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो दूसरा टॉपिक रहने वाला अपना वाक्य रचना। क्या जो वाक्य बना है इसकी रचना कैसी होनी चाहिए, वाक्य के भेद कितने हैं वगैरह वगैरह, इन चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में देखते हैं अगला टॉपिक है हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेषताएं, सा, बा, वा, ढा, डा, छ, छ
इन सभी के बारे में, मतलब कहने का मतलब इसमें ये है कि जो स्वर हम लोग बोलते हैं या जो भी हम लोग हिंदी के वर्ड या ध्वनियां बोलते हैं, भाई हिंदी में जो वर्ड है वो है क्या, ध्वनियां ही तो है। हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, वो सब क्या है, ध्वनियां ही है। उन ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो का, बोलते हो तो का कहाँ से बोल रहे हो, तो गले से बोल रहे हो। आ बोलते हो कहाँ से बोल रहे हो, तो गले से बोल रहे हो, और गले को ही इसमें कंठ बोल दिया जाता है। अब जैसे हो गया बा, तो जो बा बकरी वाला है वो कैसे बोला जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बा बकरी वाले में ये आगे वाले दांत जो मेरे ये चूहे जैसे आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर ओंठों पर रखते हैं, बा, ठीक है, बा। और वैसे ही जो वाह होता है वो नॉर्मली बोला जाता है, तो वाह उस टाइप से। तो इन सब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है कि कौन सा शब्द अपने मुख विवर से या अपने मुख से किस जगह से बोला जाता है, ये सब भी पढ़ना। और ये सब हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो भी जाता है, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है। क्योंकि हम लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो कम से कम शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी बोलने की हम लोगों को एक अभ्यास होना चाहिए। अगर कभी बोलने का अवसर मिले तो फिर बोलना भी चाहिए। हिंदी हमारी भले ही मातृभाषा सॉरी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, लेकिन मातृभाषा तो है ही ना। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे तो हमारी मातृभाषा क्या हिंदी है, तो वो तो हम लोगों को शुद्ध तौर से आनी ही चाहिए। बाकी आपको पता ही है कि हम लोग कितने सारे शब्द मिक्स करते हैं इसमें, या मिलाते हैं या मिश्रित करते हैं, तो वो तो हम लोग देखेंगे ही। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर। हिंदी ध्वनियों में दो तो ध्वनियों वाले चैप्टर में ही आ जाएगा कि कितनी कितनी ध्वनियां, जो अभी हमने हालांकि आपको बताया है। बाकी अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। अनुस्वार जैसे आपने बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि जो अंक की बिंदी होती है और एक चंद्र बिंदु होती है, कहां पर और कब कैसे यूज की जाती है। हम लोग कहीं भी गांधी लिखा तो हमने अंक की बिंदी लगा दी या चंद्र बिंदु, ये हमें पता कैसे चला या क्या सही है लिखना, तो वो सब भी सीखने को मिलेगा हम लोगों को। तो एक तो ये हो गया टॉपिक आपका, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, परेशान मत होइए। अगर कायदे से देखा जाए तो ये 10 से 15 दिन का ही टॉपिक है। पूरा जो आपका सिलेबस है 10 से 15 दिन में कवर हो सकता है आराम से, लेकिन हम लोगों को धीरे धीरे पढ़ना है और सिलेबस जो है अपना पूरा होगा ही, प्लस इसके साथ में प्रैक्टिस करनी है अपने को बहुत अच्छे से, कि जब एग्जाम में बैठे जाके तो एकदम वाला होना चाहिए, ये इसका उत्तर ये सही है, ये इसका उत्तर ये सही, मतलब वो एक स्पीड और वो एक कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप हो जाए कि हाँ हिंदी में तो 30 में 30 पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता, उस टाइप से। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं टॉपिक। तो संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। संयुक्ताक्षर मतलब अब जैसे कि सीटी वाला सा, ठीक है, या सा और रा बना के बन जाता है स्रा, ज्ञा बनता है, छा बनता है क्षत्रिय वाला। तो ये संयुक्ताक्षर है, ये कैसे बनकर मिले, किन दो शब्दों के मेल से बने, ये सब किन दो वर्णों के मेल से बने, ये सब भी हमें पढ़ना है। इसके बाद अनुनासिक का प्रयोग, तो जो अनुनासिक के जो शब्द हैं उनको देखेंगे कि भाई एक बार समझ लो कि कहां पर चंद्र बिंदु लगती है और कहां पर अंक की बिंदी लगती है। एक बार समझ लिए उसके बाद में तो आप आसानी से ही बता सकते हो कि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगी या अंक की बिंदी लगेगी। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है, सभी प्रकार की मात्राएं। बच्चों वाला ही वही सिलेबस है, बच्चा कहने के लिए अब भाई पूछेगे भी क्या, प्राइमरी में सिलेबस भी यही है, और चाहे प्राइमरी ले लो चाहे जूनियर ले लो, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा, बाकी सिलेबस ज्यादा तक यही है। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मात्राएं वही बड़े आ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सब हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इन सब के बारे में भी पढ़ना है, कौन कौन सी मात्रा है या क्या पता चला कि ये जो मात्रा लगी सभी पे, ये कौन सी मात्रा, ये सब हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं विराम चिन्ह, जैसे कि अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया, और भी कई प्रकार के चिन्ह, लगभग 18 से 20 प्रकार के चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते ही रहते हैं। जैसे कि पूर्ण विराम तो आप जानते ही होंगे, एक फुल स्टॉप है, इसके बाद कॉमा है, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हो, इन आप बोलते आप भी हो यही सब, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोला जाता है वो सब सीखना हम लोगों को। जैसे कि योजक चिन्ह, अब ये योजक चिन्ह है, तो ऐसे करके ये जो हिंदी में हम लोग जिन चिन्हों का यूज करते हैं वाक्य बनाते समय जिन
चीजों का, जिन चिन्हों का यूज करते हैं उन चिन्हों के बारे में पढ़ना कि कौन सा चिन्ह किस वजह से प्रयोग किया जाता है या कितनी देर रुक के पढ़ना होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या है कि वाक्य यहाँ खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगला आ जाता है टॉपिक आपका विलोम शब्द के किसी चीज का अपोजिट बोल सकते हो, अपोजिट वर्ड। अब मान लिया रात है तो दिन है, शाम है तो सुबह है, उस टाइप से वो सारी चीजें हम लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा। किसमें? विलोम शब्द में। समानार्थी शब्द जैसे कि जिनका अर्थ समान होता है, शब्द भले ही वो एक ही हो, जैसे कि बोल सकते हो एक तरह से पर्यायवाची टाइप से, ठीक है, तो वो हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा इसमें। इसके बाद में हो गया तुकांत, जो तुक वाले शब्द हैं, या अतुकांत शब्द जिसमें तुक नहीं है, या समान शब्द, समान ध्वनियों वाले शब्द जिसमें ध्वनियां समान होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ग्रह और गृह है, हालांकि जो गृह है हमने नीचे जो री वाला रा लगाया वो हमने पढ़ा भी री और स्टार्ट से ही हम पढ़ते आए री, तो हमें तो पता है गृह का मतलब हो गया घर वाला और ग्रह का मतलब हो गया प्लेनेट के लिए बोल रहा, बुध शुक्र और ये सब। तो इन ध्वनियों के बारे में और इन क्या बोल सकते हो कि जो इन ध्वनियों में प्रयोग होने वाले ये शब्द हैं लगभग देखने में सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है और प्रयोग भी भिन्न होता है, तो इनके बारे में भी पढ़ना, ये सब प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। इसके बाद वचन, तो हिंदी में आपको पता है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बस। संस्कृत में एक और बढ़ जाता है, कौन सा? बहुवचन बढ़ जाता है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, सॉरी द्विवचन नहीं होता है, संस्कृत में होता है एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो इसमें हमें वचन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद लिंग के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 ही होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में वही संस्कृत में देखा जाए तो 3 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और वहां पर एक नपुंसक लिंग भी होता है। तो वो चीजें अलग की बात रही, हम लोगों को यहाँ पर बहुत उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम में हम लोगों से पूछा जाएगा और उतनी ही प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में पहुंचे वो 30 में 30 का टारगेट जो रहे। ये वाकई में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आपकी गणित कमजोर है, अगर आपकी पता चले साइंस कमजोर है, पेडागोजी कमजोर है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि कभी ना कभी हमेशा ही आपने पढ़ा होगा और नहीं तो दैनिक जीवन में प्रयोग करते ही रहते हैं कई शब्दों का, तो ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी, लेकिन नंबर आपके इसमें अच्छे आ सकते हैं अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि विद्यालय है, इसके बाद में जोड़ दिया, किसी में लास्ट में जोड़ दिया। हम अभी ये नहीं बता रहे कौन प्रत्यय है और कौन उपसर्ग है, पता चले किसी में अति जोड़ दिया तो अति आवश्यक है, किसी में आहार जोड़ दिया तो प्रत्याहार। तो ऐसे करके जो प्रत्यय और उपसर्ग है इसके बारे में पढ़ना है अपने को, और तत्सम और तद्भव के बारे में भी पढ़ना है। तत्सम और तद्भव शब्द, जैसे कि कहीं पर आप लोग, अभी हम बता रहे हैं ऐसे ही, वो अभी जब क्लास होगी तब आप खुद बताओगे कि हाँ सर ये तत्सम है और ये तद्भव है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताना चाहें तो घोड़ा हो गया, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, और वैसे बोलना चाहें तत्सम और तद्भव में देखा जाए तो उसमें घोटक हो जाता है। जो संस्कृत से शब्द ऐसे ही उठा लिए गए उनको हम लोग बोल देते हैं तद्भव शब्द, और जो ऐसे ही तत्सम है तो ये शब्द हो गए। इसके बाद देशज शब्द, जो देश में ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिनका निर्माण हुआ, और कुछ हैं विदेशज शब्द, और कुछ हैं जिन शब्दों में जिनका प्रयोग में अंतर होता है, जैसे कि शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, शब्द हमने पहचाने और उनमें क्या डिफरेंस है, ये सब भी हम लोगों को देखना है। इसके बाद लोकोक्तियां व मुहावरों के साथ, मतलब मुहावरों के अर्थ और लोकोक्तियां, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप भी 1-2 कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं लोकोक्तियां या मुहावरे, जैसे कि बोल सकते हो ऊंट के मुंह में जीरा है, बहुत सारे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेकिन यहाँ पर बात एक है कि जेंडर वाइज हो रहा हम लोगों के साथ में, बंदरिया क्यों नहीं है यहाँ पे, बंदर ही क्यों है, ऊंट ही क्यों हो रहा है, ऊंटनी क्यों नहीं, फर्जी में, मतलब हर चीज में जहां देखो तो मेल को ही लपेट दो, जितने जानवर दिखे, गधा है, ये सब गधी क्यों नहीं बोलते हैं, तमाम ऐसे शब्द हैं भाई। तो इन चीजों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में संधि में पढ़ना है हम लोगों को, टॉपिक में संधि भी है, तो संधि के बारे में पढ़ना। अच्छा ये अपना दूसरा टॉपिक रहने वाला है, ये दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक अपना जो हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक संधि के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्वर संधि हो गई, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधि। तो इन सबके बारे में पढ़ना, और इनके अगर टाइप्स होंगे देख लेंगे पेपर के हिसाब से, अगर टाइप्स भी होंगे तो हम बताएंगे, वो भी पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम बहुत पहले हुआ था, हो सकता है पेपर का लेवल अगर बढ़ा दिया, इसके टाइप्स पूछ लिए, फिर क्या करोगे। तो अपनी तैयारी पूरी तरह से
करते हुए चलना, बाकी हम तो हैं ही। एक हो गई जैसे विसर्ग संधि, ये छूट गई थी। फिर इसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना, अगला टॉपिक वाच्य हो गया। इसके बाद समान एवं अलंकार के भेद। अलंकार पढ़ने हम लोगों को, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रूपक अलंकार है। और बताओ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताओ। आप, हमें तो नहीं पता, हम मान रहे हमें नहीं पता, ठीक है। आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, एक दो अलंकार आप लोग बताओ, ठीक। बाकी अभी हम ये मान के चल रहे हैं आप लोग जीरो, हमारी क्लास में बैठना तो जीरो होके ही बैठना। ये मत सोचना कि हमें कुछ आता है हिंदी में, ऐसे समझना कि कुछ नहीं आता। हम बचपन से एकदम शुरुआत कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल स्टार्ट से, छोटा आ से अनार से, ठीक है, उस टाइप से। इसके बाद में कवियों एवं लेखक की रचनाएं, जैसे कवि हो गए, उनकी क्या लेखक रहे। फॉर एग्जाम्पल जयशंकर प्रसाद हो गए हैं, महादेवी वर्मा हो गई, इनकी रचनाएं हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आप पढ़ा ही होगा भाई, सबने पढ़ा है ये सब। तो उनको हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा देखना और एक बार रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, काम हो जाना है। और 1 से 2 नंबर इसका आने ही आना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं, जो ये वाला पोर्शन आने वाला है आपके में, जो ये वाला, जो हिंदी की पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, ये सीटेट में भी पूछी जाती है और आपसे भी पूछी जाएगी। जो हिंदी में पेडागोजी पूछी जाती है वो लगभग सिमिलर ही होती है जो पेडागोजी आप वैसे पढ़ते हैं। इसमें बस थोड़ा सा हिंदी को लेके स्पेशल हो जाता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा 4-5 क्लासों में हो जाएगा। तो एक तो हो गया अधिगम, के आपको हिंदी विषय कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को सिखाना। अधिगम का मतलब ही होता है सिखाना। अर्जन हो गया, कैसे बच्चों को वो चीज समझ में आए और वो चीज वो सीख पाए, ये सब। इसके बाद भाषा अध्यापन के सिद्धांत। भाषा, अगर आपको अगर आप हिंदी विषय के अगर अध्यापक हैं, तो अगर आपको वो भाषा पढ़ानी बच्चों को, तो कैसे पढ़ा सकते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद में सुनने और बोलने की भूमिका। भाषा का कार्यरत बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब जो भाषा है वो बालक किस प्रकार उसका उपयोग करें, उनको कैसे सिखाई जाए, क्या क्या ट्रिक होंगी जो बच्चों को सिखाएं जिससे वो भाषा को सीख लें, है जल्दी सीख पाए। जैसे छोटे पे बच्चा केवल माँ बोलता है, आगे चल के बोलता है पूरा शब्द मम्मी, है छोटे पे पाई बोल दिया, फिर बोलता है आगे चल के सीख के पापा। तो ऐसे करके बहुत सारी विधियां भी हैं, बहुत सारे हम लोगों को यहाँ पर बोल सकते हो कि मनोवैज्ञानिक जो होंगे जिन्होंने भाषा को लेके कई सारी विधियां बताई हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक निर्णायक इसके बाद में है संदर्भ, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो बात की गई है, मौखिक और लिखित रूप में भाषा का क्या लिखने में कठिनाइयां होती हैं, क्या बोलने में कठिनाइयां होती हैं, तो उन सब के बारे में भी पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा। आपको बताना होगा अध्यापक बनेंगे जब, कि कैसे बच्चा ना, ये ड़ा नहीं होता, जैसे कि हम लोग संस्कृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं संस्कृत, लेकिन वो संस्कृत नहीं होता है, संस्कृत होता है। जो नीचे वाला रा होता है वो री होता है, ना कि रा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग गलत प्रयोग कर जाते हैं, जैसे कि कच्छा है, कच्छा वो पहनने वाली होती है, लेकिन नहीं, हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, क्लास के लिए। उसको बोलना चाहिए कक्षा, क्या कक्षा। तो ये जो शब्द हैं ये बच्चों को सिखाना कि भाई ये गलत बोल रहे हो बच्चा, है प्यारे बेटा ये तुम गलत बोल रहे हो। मारना नहीं है, बिल्कुल मारना तो बिल्कुल ही नहीं है बच्चों को आजकल, ठीक है। बच्चों को प्यार से समझाओ, वो सीखते हैं, अच्छे बच्चे हैं आज के टाइम पे। एक भिन्न एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। भाषा मतलब अगर एक शिक्षक आप बन रहे हो तो इसमें यह सिखाया जाएगा कि अगर आपको अपनी क्लास में भाषा पढ़ानी है तो उसमें पढ़ाने में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। जैसे हिंदी भाषा पढ़ा रहे हो तो क्या चुनौतियां हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा वहां पर, हमारे यहाँ की भाषा है जैसे कि शुद्ध हिंदी में बोलते हैं किसको, लेकिन हमारे यहाँ पे की को, उरे, ये सब मदर टंग है हमारी, बोलियों में आ जाती है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये चुनौतियां आएंगी बच्चे के सामने, आपके सामने भी आएंगी। हो सकता हो कि कल को आप टीचर बने हो पूर्वांचल में जाके ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां की भाषा भोजपुरी भी मिक्स होगी, है, और आप गए यहाँ से, वहां समझ में ही नहीं आ रहा है कौची, मतलब
क्या कर रहे हो, बमुनी मतलब बहन, समझ रहे हो, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पर आपको भाषा सिखाने में, आपको सिखाने में भी तकलीफ होगी, थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और आपको समझने में भी थोड़ा सामना करना पड़ सकता होगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे अध्यापक होंगे जो ये जानते होंगे, उनको ये अनुभव होगा, बड़ा टाइम लगा होगा वहां के बच्चों की लैंग्वेज समझने में कि बच्चा बोल क्या रहा है। तो ये चीजें, इसके बाद में कठिनाइयां, त्रुटियां, कहां पर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं बच्चों के द्वारा या हमारे द्वारा, उन सबको सीखना। ठीक, इसके बाद में आता है भाषा कौशल, कि भाषा के कौशल सिखाने होंगे। मतलब ये टॉपिक में ही है, आपको ही सीखना है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि भाषा कौशल जो है कैसे होते हैं, कैसे बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं, क्या माध्यम हो सकता है। जैसे कि वो छड़ी वाला बचपन में याद ही होगा कि छोटा से अनार, बा और सा मिलके क्या बना, बस, जिससे हम लोग जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिली भाषा कौशल के अंदर, इसकी जो विधियां हैं वो आपको पता चलेंगी। इसके बाद भाषा बोधगम्यता और प्रवीण प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जैसे कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इसका क्रम हमें ये समझ लो, एक नंबर का तो यही हो गया कि ये पूछ ही लिया जाता है कि इसका सही क्रम क्या है। जो भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना में जो ये शब्द आ रहे हैं चार के, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम काफी बार पूछ लिया गया। तो इसकी ट्रिक भी बताएंगे क्लास में, वैसे अभी भी बताए दे रहे, सुबो पॉली करके बोलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये क्रम काफी बार पूछा गया, सीटेट में पूछा गया, ये हमारे टाइम पे ही पूछा गया था। इसके बाद में आ जाता है अगला अध्यापन। तो अधिगम सामग्रियां आपके पास, अगर आप मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको बोल सकते हो टीएलएम, आप अपनी क्लास में जा रहे हो, अगर आप हिंदी विषय के अध्यापक हो, हिंदी भाषा आपको पढ़ानी है, तो आप अपनी क्लास में क्या ले जा सकते हो, आपके पास जो टीएलएम होगा आपका वो क्या होगा, कुछ आप आकृतियां लेके जाओ कि ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे बस। उन्होंने कहा कुछ चार्ट पेपर लेके गए, अच्छा ये बताओ क्या है, तो बच्चों ने कह दिया ये अंगूर है। अच्छा अंगूर है, तो हम लोगों ने क्या अंग शब्द पढ़ा था, बच्चे कहेंगे हाँ पढ़ा था सर, ओलम में पढ़ा था, ओलम में अंग, उसके बाद आहा। ठीक है, तो ये चीज है, ये क्या है, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे बोलते हैं। तो ये सब हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये सब हम लोगों को बताया जाता है कि क्लास में क्या क्या ले जाना, तो ये पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद पाठ्य पुस्तक, इसके बाद मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आजकल प्राथमिक विद्यालयों में हर जगह पर भाषा की कुछ ना कुछ चीज लिखी हुई मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान सकते हो आप, जैसे स्कूलों के बाहर पेंटिंग बना दी जाती है और नीचे लिख दिया जाता है हमारा देश महान, भारत देश महान, भारत माता की जय। तो ये सारी चीजें, इससे भी बच्चे भाषा सीखते हैं। कहीं पर पता चले बच्चे ने बच्चों के लिए एक दीवार में ओलम पूरी लिखवा दी, कहीं पर गिनतियां लिखवा दी, तो ये क्या है, ये तरीके ही तो हैं बच्चों को सिखाने के। तो ये सब चीजें वहां पर हम लोगों को देखने को मिलेंगी जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद उपचारात्मक अध्ययन। तो उपचारात्मक अध्ययन से पहले निदानात्मक भी होता है। ठीक है, तो दोनों भी पढ़ने पड़ेंगे, एक तो उपचार भी पढ़ना पड़ेगा और निदान भी। अगर पहले तो समस्या समझो बच्चे की है क्या, कि उसकी ऐसी तो नहीं कि जीभ मोटी है नहीं बोल पा रहा, वो गाड़ी बोल रहा है, गाड़ी को, रबड़ी को वो रबड़ी बोल रहा है। एक दो मेरे भाई हैं ऐसे जो नहीं बोल पाते, वो रबड़ी, उनसे मजा भी आता है कि बोलो भाई रबड़ी, तो वो रबड़ी ही बोलते हैं, रबड़ी बोल ही नहीं पाते, गाड़ी का गाड़ी ही बोलते हैं। तो वही चीज है। तो ये चीजें, अब ये चीजें भी देखिए, पता चले कि आप उसको इस वजह से मारने पीटने लगे, तो ऐसा भी नहीं करना। आपको अपने बच्चों की समस्याओं को समझना है, देखना है कि बच्चे के पास ऐसा तो नहीं कोई फिजिकल दिक्कत हो इस वजह से वो शब्द को ना बोल पा रहा हो, ये है। तो ये सब हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, और पूरे टाइम पे हम आपके साथ में हिंदी विषय को लेके रहेंगे। ठीक है, बढ़िया प्रैक्टिस होगी। अपना एक चैप्टर हुआ, उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 10, 20, 50, 100 जो भी होंगे, दबा के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 6 महीने हैं अपने पास, 28 और 29 जनवरी को एग्जाम है। जब तक आप 15 जनवरी से पहले आपका सिलेबस, आपका बोल सकते हो प्रैक्टिस एकदम ओके होगी, आपके अंदर होगा बस आ जाए पेपर, अभी ये लो सारा 30 में 30 पूरा कंप्लीट है, उस टाइप से। चलो फिर इतना ही बताना था इस वाली क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास थी अपनी। बाकी हमारा नाम शिवम है और हम ही आपको पढ़ाएंगे क्या, हिंदी विषय। और हो सकता है संस्कृत विषय को लेके बात चल रही है सर से, हो सकता है वो भी हम ही पढ़ाएं। जीएस तो हमारा विषय है ही, वो तो हम पढ़ाएंगे ही। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहो, ये गारंटी से कह सकते हैं पूरा यूपी टेट और सीटेट का सिलेबस आपको हमारे चैनल पर एकदम निःशुल्क मिलेगा। पूरा सिलेबस, चाहे कुछ भी विषय हो, इन्वायरमेंट हो,
साइकोलॉजी हो या पेडागोजी बोल सकते हो, वो हो, गणित हो, इसके बाद दोनों भाषाएं हो या एक और भाषा, दोनों भाषाओं में मान लिया कि इंग्लिश हो गई और हिंदी तो कंपलसरी है ही, या इंग्लिश की जगह कुछ लोग संस्कृत लेते हैं तो वो भाषा हो, या फिर साइंस हो या जीएस हो, तो जितना भी सिलेबस होगा पूरा बाकायदा आपको विद टाइमिंग के साथ में एक टाइम टेबल आपको दे दिया जाए, हमारे सर के द्वारा एक टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा। उस टाइम टेबल के अनुसार आप लोग अपना टाइम निकालिएगा, कोशिश करेंगे कि वो टाइम टेबल शाम का रहे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना तो भाई पास तो उन्हें करना ही है, नहीं तो नौकरी खतरे में, तो उनके लिए आराम हो जाए, वो शाम को बैठ जाए, कहीं भी बैठ के आराम से अपना लगाई लीड और अपना पढ़ लिया, और प्रैक्टिस वाले में बैठ के चाहे हाँ हो सके तो नोट्स बनाते रहना, ना हो सके तो फिर तो हम तो यहाँ पर प्रॉपर पीपीटी वाला कोई काम ही नहीं करेंगे, प्रॉपर हैंड से लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे बढ़िया नोट्स, और वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे नोट्स, आप वहां से अपने चाहो तो बना लेना, नहीं तो वहां से पढ़ते रहना। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो उन तक शेयर जरूर करना जो इस टाइम फंसे बैठे, मतलब हमारे टीचर बंधु, उनके लिए ये वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, हाँ वो जरूरी है, वो पहले करो, वो अभी करके जाओ पहले, फिर जाना चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको अब प्रॉपर तरीके से यूपी टेट और सीटेट की क्लासें मिलेंगी अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।